नमस्कार। आज तारीख है 26 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज के इस गहन विश्लेषण में हम काफी सारे अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज के इंडेक्स में काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं। शुरुआत करेंगे भारत में 14 साल की लड़कियों के लिए नए एचपीवी वैक्सीन प्रोग्राम से और समझेंगे सर्वाइकल कैंसर से इसकी जंग को। उसके बाद पैक बंद पानी यानी बॉटल्ड वाटर की सच्चाई पर आएंगे। हाँ, वो माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा। तीसरा मुद्दा बहुत अहम है, सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू और रिलीजियस फ्रीडम पर जो संवैधानिक बहस छिड़ गई है। साथ ही यूएस पॉलिटिक्स में भी चलेंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस काफी हलचल मचा रहा है। एकदम सही। फिर पांचवें टॉपिक पर आएंगे जो है सीसीयू यानी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जहां हवा से कार्बन निकालकर वापस इस्तेमाल करने की टेक्निक पर बात होगी। और छठे नंबर पर भारत का अपना स्वदेशी एआई रेवोल्यूशन। हाँ, सर्वम एआई और उनके नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और आखिर में हमेशा की तरह कुछ तेजी से पढ़े जाने वाले न्यूज इन नंबर्स, फैक्ट्स देखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम्स के लिए जरूरी है। देखिए, इस गहन विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य सिर्फ खबरों की हेडलाइंस पढ़ना नहीं है। एक यूपीएससी लेक्चरर के दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो हर खबर के पीछे एक लंबा कॉन्टेक्स्ट होता है। सही कहा। हम इन विषयों के कारण समझेंगे, उनका पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है, उनका कानूनी पहलू क्या है, और इस पर बात करेंगे। सिर्फ फैक्ट्स को याद करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें आपस में कनेक्ट करके एक समझ विकसित करना जरूरी है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ और पॉलिसी की दुनिया में चलते हैं। भारत सरकार ने एक नेशन वाइड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। हाँ, और ये प्रोग्राम खासकर 14 साल की लड़कियों पर फोकस करेगा। बिल्कुल। जब मैं आज सुबह एडिटोरियल सोर्सेज के आंकड़े पढ़ रहा था तो पता चला कि भारत में सर्विकल कैंसर का बोझ कितना ज्यादा है। मतलब साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भारत अकेले 65% से ज्यादा केसेस के लिए जिम्मेदार है। ये आंकड़े सच में डरावने हैं। 2022 में लगभग 1,27,000 नए केसेस आए थे और करीब 79,000 मौतें भी हुई। मेडिकल साइंस में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि एक कैंसर को वैक्सीन से रोका जा सकता है, पर फिर भी इतनी जानें जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एचपीवी के हाई रिस्क टाइप्स है, खासकर टाइप 16 और 18। ये दोनों टाइप्स भारत में 80% सर्वाइकल कैंसर केसेस के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अच्छा, तो इस नए प्रोग्राम में किस तरह की वैक्सीन लगेगी? इसमें WHO द्वारा रेकमेंडेड सिंगल डोज वैक्सीन का इस्तेमाल होगा और 14 साल की उम्र पर फोकस इसलिए है क्योंकि वायरस के नेचुरल एक्सपोजर से पहले अगर वैक्सीन लग जाए तो इसकी एफिकेसी सबसे ज्यादा होती है। पर देखिए, इस पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के साथ एक डार्क हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी तो जुड़ा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, आप 2009-10 के ट्रायल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश और गुजरात में जो एचपीवी वैक्सीन ट्रायल हुआ था जिसमें 7 लड़कियों की मौत हो गई थी, उस घटना से देश में एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट काफी बढ़ गया था। तो अब जब ये दोबारा इतने बड़े लेवल पर शुरू हो रहा है तो उस पास्ट से क्या सीखा गया है? उस पास्ट को याद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी। आईसीएमआर ने अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में बाद में क्लियर किया था कि उन मौतों का कारण वैक्सीन नहीं था। अच्छा। हाँ, वजह डूबने या सांप के कटने जैसी अलग चीजें थी। लेकिन उस ट्रायल ने एक बात जरूर सिखाई कि AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की कड़ी निगरानी बेहद जरूरी है। अब नई प्रोग्राम में क्या बदलाव आए इसको लेकर? अब सरकार ने नियम बनाया है कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट फैसिलिटीज में होगी। कोल्ड चेन स्टोरेज को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी सबसे ऊपर रखी गई है ताकि पब्लिक ट्रस्ट वापस लाया जा सके। पब्लिक ट्रस्ट की बात करें तो एक और चीज है जिस पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बॉटल्ड वाटर। ओह हाँ, पैक बंद पानी। हम सब सोचते हैं कि सफर में हैं या इमरजेंसी है तो बॉटल का पानी सबसे सेफ है। लेकिन नागपुर की एक नई स्टडी ने इस भरोसे को हिला दिया है। हर सिंगल ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग स्टडी थी। आंकड़े बताते हैं कि 1 लीटर पानी में 72 से लेकर 212 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स तक मिले हैं। और हैरानी की बात यह है कि लोकल ब्रांड्स में नेशनल ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा कंटामिनेशन था। ये सिर्फ प्लास्टिक कचरे का मुद्दा नहीं बचा, अभी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। यही वो पॉइंट है जहां साइंस और पॉलिसी आपस में टकराते हैं।
देखिए, जब इन पार्टिकल्स की बात होती है तो मुद्दा सिर्फ प्लास्टिक का नहीं होता, उन रसायनों का भी होता है जो इनके साथ आते हैं। जैसे कि जैसे बॉटल बनाने में एंटीमनी और थैलेट्स का इस्तेमाल होता है। अगर इन बॉटल्स को लंबे समय तक गर्मी में या धूप में रखा जाए, जो कि भारत में आम बात है, दुकानों के बाहर बॉटल ऐसे ही धूप में पड़ी रहती हैं। एग्जैक्टली तो उस गर्मी से ये केमिकल्स प्लास्टिक से निकलकर पानी में घुल जाते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में एंडोक्रिन डिस्रप्टर्स का काम करते हैं, यानी हमारे हार्मोन्स के सिस्टम को पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। तो मतलब हमारे देश के रेगुलेशंस में बहुत बड़ा गैप है। किसी बॉटल पर माइक्रोप्लास्टिक्स टेस्ट होने की बात नहीं लिखी होती। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पॉलिसी गैप है। FSSAI और BIS के जो नियम है ना, वो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी पर फोकस करते हैं कि पानी में बैक्टीरिया या ई कोलाई ना हो। पर माइक्रोप्लास्टिक्स और लॉन्ग टर्म केमिकल लीचिंग को टेस्ट करने का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है उनके पास। सही पकड़ा। अब इसका समाधान ये नहीं है कि बॉटल वाटर को बैन कर दिया जाए, क्योंकि डिजास्टर रिलीफ में तो वही काम आता है। हाँ, बैन करना तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। सही समाधान ये है कि FSSAI और BIS पहले अपनी टेस्टिंग गाइडलाइंस अपडेट करें, और दूसरा, शहरों में म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इतनी बेहतर हो कि रोजाना पीने के पानी के लिए आम नागरिक को प्लास्टिक पर निर्भर ही न रहना पड़े। एकदम सही एनालिसिस। खैर, पॉलिसी और नियमावलियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कानून और संविधान के एक गहरे विषय पर चलते हैं, सबरीमाला मंदिर विवाद। ये रिलीजियस फ्रीडम और संवैधानिक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाँ, अगर थोड़ा रिवाइंड करें तो सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने 4-1 की मेजॉरिटी से मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी। और अब एक 9 जज की बेंच इस पर फाइनल रिव्यू हियरिंग करने वाली है। इस पूरे मामले में ना 2 अलग-अलग लीगल डॉक्ट्रिन सामने आते हैं, जो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने देखा इसमें एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है और एक एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट। थोड़ा इनको आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। जरूर। देखिए, संविधान के नजरिए से पहली अप्रोच रही है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। इसके तहत कोर्ट ये तय करता था कि किसी धर्म या संप्रदाय के लिए सबसे जरूरी या एसेंशियल प्रथा क्या है। जैसे 1966 का स्वामीनारायण केस था। बिल्कुल। और 2018 के साबरीमाला फैसले में जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जो डिसेंटिंग ओपिनियन था, जिसमें उन्होंने मेजॉरिटी से अलग राय रखी थी, वो इसी पर आधारित था। उनका मानना था कि कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए कि धार्मिक रूप से क्या सही है या गलत। हाँ, उनका पॉइंट था कि प्रथाओं को मेंटेन रखने देना चाहिए और कोर्ट्स को थियोलॉजिस्ट या धर्मशास्त्री नहीं बनना चाहिए। पर इसमें प्रॉब्लम यही है ना कि फिर हर बार कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि धर्म के लिए जरूरी क्या है। इसी के काउंटर में एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट सामने आया था, जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से। सही कहा। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसमें फोकस इस बात पर नहीं होता कि धर्म के हिसाब से क्या एसेंशियल है, बल्कि ये देखता है कि क्या कोई प्रथा किसी व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी और उसके समान अधिकार का हनन तो नहीं कर रही। एग्जैक्टली। अगर कोई ट्रेडिशन किसी ग्रुप को बाहर रखता है और उनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट इंटरवीन करेगा। तो इस 9 जज बेंच का जो भी फैसला आएगा, उसका असर बहुत व्यापक होने वाला है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ सबरीमला तक सीमित नहीं रहेगा। अगर कोर्ट एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट को अपनाती है, तो इसका असर दाऊदी बोरा कम्युनिटी में एक्सकम्युनिकेशन यानी समाज से बाहर निकलने की प्रथा पर पड़ेगा। और पारसी महिलाओं के उन केसेस पर भी जहां उन्हें धर्म से बाहर शादी करने पर धार्मिक स्थलों में जाने से रोक दिया जाता है। हाँ, तो ये चर्चा एक मंदिर की नहीं है। ये भारत में धार्मिक आज़ादी और इंडिविजुअल डिग्निटी के बीच के बैलेंस को दोबारा परिभाषित करने के बारे में है। देश की इस कानूनी दांव-पेच से निकलकर अब सीधे यूएस पॉलिटिक्स का रुख करते हैं। 2026 का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। और उन्होंने वहाँ इमिग्रेशन और टैरिफ्स पर बहुत कड़ी बातें की हैं। बिल्कुल। और खासकर टैरिफ्स को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की जिसमें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEPA के तहत लगाए गए टैरिफ्स को खारिज किया गया था। देखिए, इस पॉलिटिकल स्पीच के पीछे ना इकोनॉमी का एक बड़ा खेल चल रहा है। इन्फ्लेशन, महंगाई किसी भी सरकार को बनाने और गिराने का दम रखती है। हाँ, और ट्रंप की स्पीच में भी इन्फ्लेशन पर खास जोर था। अगर फैक्ट्स देखें तो बाइडेन के समय मिड 2022 में इन्फ्लेशन अपने 9% के पीक पर था। और वहीं इन्फ्लेशन ट्रंप के आते आते 2.9% हुआ और अब करीब 2.4% पर है। तो वो इन आंकड़ों का इस्तेमाल अपनी पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं।
साथ ही उन्होंने ईरान पर भी काफी क्लियर स्टैंड रखा। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि वो डिप्लोमेसी का रास्ता खुला रख रहे हैं, पर एक रेड लाइन के साथ। कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं हासिल करने दिया जाएगा। ये डिप्लोमेसी और इकोनॉमी का बड़ा अहम मिक्स है वहाँ। बिल्कुल। खैर, इकोनॉमी से लगातार जुड़ी एक और चीज है एनवायरनमेंट। तो क्या हम अगले मुद्दे पर चलें? हाँ, CCU यानी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। हमने बचपन से सुना है कि पोल्यूशन कम करने के लिए पेड़ लगाओ या फिर फैक्ट्री के धुएं से कार्बन निकालकर उसे जमीन के अंदर स्टोर कर दो। लेकिन अब यहाँ यूटिलाइजेशन शब्द जुड़ गया है। यही तो ट्विस्ट है, हवा से पोल्यूशन निकालकर उसे वापस इस्तेमाल के लायक बनाना। ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर हकीकत बन रहा है। अगर इसे आसान भाषा में मैं समझाऊं तो ये कचरे को खजाने में बदलने जैसा है। कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट मानने के बजाय उसे एक रॉ मटेरियल की तरह देखा जा रहा है। मतलब उससे नए फ्यूल्स, केमिकल्स या बिल्डिंग मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। हाँ, भारत में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके लिए पूरा 2023 का रोड मैप तैयार किया है। काफी सारे पायलट प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, जैसे अदानी ग्रुप और IIT बॉम्बे का इंडो स्वीडिश CCU पायलट। और मैंने पढ़ा था कि JK सीमेंट भी CO2 को कैप्चर करके लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स बना रहा है। सही कहा। और ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स लिमिटेड जैसी कंपनी बायो CCU प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। पर एक सवाल है, अगर ये तकनीक इतनी ही अच्छी है तो फिर हर फैक्ट्री में इसे लगाया क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थर्मोडायनामिक्स और इकोनॉमिक्स की है। हवा से कार्बन कैप्चर करना और उसे ब्रेक करके काम की चीज में बदलना, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और पैसा खर्च होता है। अच्छा, तो बिना किसी सब्सिडी के ये मार्केट में सस्ते फॉसिल फ्यूल्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा मुद्दा है। CO2 कैप्चर करके वहां तक ट्रांसपोर्ट करना जहां उसका यूटिलाइजेशन होगा, इसके लिए पाइपलाइंस और स्टोरेज चाहिए। इन चुनौतियों के बिना 2070 का नेट जीरो टारगेट हासिल करना नामुमकिन जैसा होगा। चलिए टेक की इस बात से एक और रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जिसने सच में सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भारत इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। अभी तक हम सिर्फ ChatGPT जैसे बाहरी मॉडल्स की बात करते थे। हाँ, पर बेंगलोर की स्टार्टअप सर्वम AI ने 2 नए ओपन सोर्स मॉडल्स लॉन्च किए हैं। हाँ, एक 35 बिलियन पैरामीटर्स का और दूसरा 105 बिलियन पैरामीटर्स का। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो है इनका MOE आर्किटेक्चर, यानी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। ये काम कैसे करता है? इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। पुराने मॉडल्स एक जनरल फिजिशियन या आम डॉक्टर की तरह थे, जिसके पास कोई मरीज आए तो वो शुरू से आखिर तक सारी किताबें छान मारता था। इसमें कंप्यूट पावर और समय बहुत लगता था। मतलब एफिशिएंसी कम थी। हाँ, लेकिन मोए एक ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह है जहां अलग-अलग बीमारियों के एक्सपर्ट बैठे हैं। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो मॉडल का सिर्फ वही हिस्सा या वही एक्सपर्ट एक्टिवेट होता है जो उससे जुड़ा हो। वाओ, तो इससे पावर भी बचेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। और इस स्वदेशी तकनीक में सरकारी सपोर्ट का भी बड़ा हाथ है ना? बिल्कुल। सर्वम AI को इंडिया मिशन से लगभग 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। इन्हें ट्रेन करने के लिए योट्टा के डेटा सेंटर्स में 36,000 GPUs का इस्तेमाल हुआ। और IIT बॉम्बे वाले भारत जिन ने भी 17 बिलियन पैरामीटर का मॉडल बनाया है। लेकिन यहाँ एक अहम पहलू और है, इन मॉडल्स को भारतीय भाषाओं के लिए डिजाइन किया गया है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आमतौर पर पुराने मॉडल्स में हिंदी या तमिल में पूछा गया सवाल पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट होता था, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टोकन्स बर्न होते थे और कॉस्ट बढ़ जाती थी। पर अपना मॉडल होने से ये टोकन इनएफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। सही कहा। अपनी भाषा में AI का प्रोसेस करना आम हिंदुस्तानी के लिए तकनीक को सस्ता और एक्सेसिबल बनाएगा। ये डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की दिशा में बेहद ठोस कदम है। वाकई बेहतरीन चर्चा रही। अब वक्त है हमारे आखिरी सेगमेंट का, न्यूज़ इन नंबर्स। ये वो फैक्ट्स हैं जो तेजी से कवर होंगे और एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है 2736। ये उन टूरिस्ट की संख्या है जिन्हें ईस्ट सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे होने के बाद बचाया गया। सोमगो लेक के पास एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अगला आंकड़ा है 3200। वेनेजुएला में नई एमनेस्टी लॉ के तहत इतने लोगों को रिहा किया गया है। इसमें फॉर्मर डिटेनीज और हाउस अरेस्ट वाले लोग शामिल हैं। तीसरा नंबर है 10,293। ये मेघालय में HIV पेशेंट्स की संख्या है।
भारत में किसी भी स्टेट का ये सबसे ज्यादा केस लोड है और वहां की सरकार ने 25 करोड़ रुपए का एक मिशन मोड प्रोग्राम तुरंत मंजूर किया है। चौथा आंकड़ा है 19 लाख यानी 1.9 मिलियन। साउथ सुडान में इतने विस्थापित लोग फंडिंग की भारी कमी के कारण खतरे में हैं। यूएन ने चेतावनी दी है कि फंडिंग नहीं आई तो मानवीय संकट आएगा। और आखिरी नंबर है 43%। दिल्ली के बजट में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए 300 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 43% यानी लगभग 129 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। जबकि पोल्यूशन का स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। और इन नंबर्स के साथ ही हम आज के इस गहन विश्लेषण के आखिरी में पहुंच गए हैं। आज हमने सच में बहुत बड़ा ग्राउंड कवर किया है। एचपीवी वैक्सीन पॉलिसी और सर्वाइकल कैंसर की जंग देखी, बॉटल्ड वाटर में माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा समझा, साथ ही साबरीमाला केस में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस और एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट के फर्क पर बात की, यूएस पॉलिटिक्स में इन्फ्लेशन और टैरिफ्स का असर देखा, और सीसीयू से कार्बन पोल्यूशन को रॉ मटेरियल में बदलने और सर्वम एआई के नए मोए आर्किटेक्चर को बारीकी से समझा।